मैं नासिर हुसैन आप सबका एनएच एकेडमी में तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, ये जो आधुनिक भारत का इतिहास के क्रम में मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के क्रम में ये हमारा अगला वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग देखने की और समझने की बेहतर ढंग से कोशिश करेंगे, वो रहेगा गवर्नर जनरल या फिर गवर्नर जनरल्स को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। फिर इसी के क्रम में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के क्रम में हम आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि इसके पार्ट्स आएगा। क्योंकि गवर्नर जनरल्स है बंगाल का, वो लगभग 9 रहता है, जो कि इस सिंगल वीडियो में बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप उतना देखना भी पसंद नहीं करते हैं लंबी वीडियोस। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था बहुत अच्छे ढंग से कि गवर्नर या फिर गवर्नर जनरल बंगाल का, गवर्नर जनरल भारत का और वायसराय के बीच में जो डिफरेंसेस है विद टाइम, मैंने टाइम का अवधि या फिर समय के अवधि के साथ साथ मैंने पीरियड ऑफ टाइम के साथ मैंने बताया था, कि डेट के साथ मैंने बताया था, ताकि कि आपको समझने में बेहद आसानी हो। इनसे आज हम लोग जो है इसमें डिटेल्स पढ़ेंगे, 1 बाय 1 को हम लोग सारे गवर्नर्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल का जो गवर्नर जनरल्स हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे 1 बाय 1, जहां से कि सवाल डायरेक्ट आपके एग्जाम में हो। आप कोई सा भी एग्जाम दें, बीपीएससी का दे या फिर यूपीपीसीएस का दे या फिर अदर स्टेट्स का दे या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम जब देंगे आप, जिसमें हिस्ट्री, जहां पे आधुनिक भारत का जो इतिहास का है जो क्वेश्चंस है बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। मैंने उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। देखिए, आपके पास शायद ये वाली बुक होगी, ऐसे बहुत सारे बुक है, एमसीक्यूज है, आप जरूर लें। ऐसे बहुत सारे बुक्स अब मार्केट में अवेलेबल है जो कि आधुनिक भारत का इतिहास का, जिसमें कि एमसीक्यूज आपका आसानी से मिल जाए। जब मैंने लगभग 3 बार स्टडी कर चुका पूरी बुक को, 3 बार खुद पढ़ा। उसमें तब बातें कुछ समझ में आती है कि जब हम इसे पढ़ते हैं तो कहीं से सवाल कहीं और से जोड़ता है। इनसे डायरेक्ट सवाल नहीं पूछा जाता है, लेकिन इनडायरेक्ट सवाल इनसे बहुत हद तक रहता है। जब मैंने 1917 के बाद से, जब गांधी जी आते हैं उसके बाद से 1947 तक इनसे बहुत सारे सवाल पूछा जाता है। गवर्नर्स हो गया, गवर्नर जनरल्स हो गया, बंगाल का भी और भारत का भी, वायसराय, इसमें से सवाल बहुत हद तक पूछे जाते हैं। देखिए, एक जो स्ट्रेटेजी होती है, एक बेहतरीन रणनीति ही आपको लाखों के संख्याओं में से सैकड़ों में चुनने का जो एक मौका, अवसर जो प्रदान होता है, वो एक इंसान का स्ट्रेटेजी या फिर रणनीति ही इनको लाखों के भीड़ों में, सैकड़ों में मतलब आपको कामयाबी दिलाने में बहुत बड़ा अहम रोल निभाता है। सो गाइस, हमने इस वीडियो के जरिए से मैं आपको बेहतर ढंग से समझाने की मैं कोशिश करूंगा, ताकि कि आपका पीटी किसी भी हाल पर रुक ना पाए। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बंगाल के गवर्नर्स ऑफ बंगाल। याद रखना है, बंगाल के गवर्नर्स का आपको टोटल 6 है। आपको याद करने का आसान तरीका सबसे पहले मैं नाम में बता देता हूं, ताकि कि हम याद करते ही साथ में चलें। पहला था रॉबर्ट क्लाइव, दूसरा हॉलवेल था, तीसरा वनिस्टार्ट, फोर्थ में था वेरेलस्ट, फिफ्थ में था कार्टियर, सिक्स में था वारेन हेस्टिंग। या फिर अब इनका 5 या 6 है, टोटल 6 है, इनका नाम याद कर सकते हैं आप। पहला, फर्स्ट कर थर्ड याद कर लीजिए, फिर नीचे से आप थर्ड याद करें, पहले आप 1 2 तीसरा का नाम याद करना है, फिर छठा, पांचवा और चौथा का करना। इससे याद आसानी हो जाती है। फर्स्ट टू 6 आएंगे तो याद करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, इसीलिए 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, 1 2 3 एंड 6 to 4 तक आपको याद करना है, तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। मैंने पहले वीडियो में आपको बता दिया था कि जो भी गवर्नर हो या फिर जनरल गवर्नर हो, जो लास्ट होता है, जहां से गवर्नर का पोस्ट खत्म होता है, फिर जनरल गवर्नर जनरल जो बनाया जाता है बंगाल का, वही बनता है जो आखिर में होता है। हम लोग यहां से 1 बाय 1 पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इससे पहले वीडियोस बना दिया है, उसके बारे में आप जरूर देखें, आपको बेहतर से समझ में चीजों को ज्यादा आएगा। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बंगाल के गवर्नर। सबसे पहले बंगाल का गवर्नर में जो नाम आता है, जिसका नाम रहता है रॉबर्ट क्लाइव। इसका जो टाइम पीरियड रहता है, ये अपने पोस्ट में
दो बार आते हैं, 1757 से लेकर के 1760 तक। 57 की लड़ाई आपको तो याद ही होगा, जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी या फिर प्लासी का युद्ध, जो इसी के टाइम पर होता है। आपको याद रखना है रॉबर्ट क्लाइव, और इसी को एक सुपर कैट के भी नाम से जाना जाता है। चलिए, दूसरा जो अवधि जो इसका रहता है, दूसरा जो टर्म रहता है, वो 1765 से लेकर के 1767 तक या फिर 67 तक। 67वीं बीपीएससी अभी होने ही वाला है, इसको याद रखना है आपको। चलिए, अब हम लोग आगे देख लेते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव रहता है। उसके बाद आपको देखना है बंगाल में द्वैत शासन या फिर डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इन बंगाल 1757 से लेकर के 1762 तक ये सिस्टम चालू रहता है। याद रखना है डुअल गवर्नमेंट सिस्टम या फिर याद रखना है द्वैत शासन जो बंगाल में जो लाता है वो रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पर ही लाता है। डबल गवर्नमेंट ये रहता है कि कुछ अधिकार जो है रॉबर्ट क्लाइव अपने हाथ में रखते हैं और कुछ और ताकत जो होते हैं बंगाल के नवाब के हाथ उसे सौंप देते हैं। ज्यादातर रिवेन्यू वाला जो सिस्टम रहता है, याद रखना है रिवेन्यू वाला सिस्टम ये अपने पास रखता है, और एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा बहुत चलाने के लिए ये बंगाल को कुछ पैसा देता है, जिसके वजह से एक पावर इसके गवर्नर के पास रहता है, दूसरी पावर जो है वो बंगाल के गवर्नर के पास, बंगाल के नवाब के पास रहता है, लेकिन ज्यादातर पावर जो वो अपने हाथ में रखता है। इस बात को आपको याद रखना, यही था अद्वैत शासन या फिर डुअल गवर्नमेंट। याद रखना है इलाहाबाद की जो संधि है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 इन्हीं के ही टाइम में होता है, क्योंकि 1764 जो बक्सर का जो युद्ध होता है उन्हीं के बाद ही ये संधि की जाती है। याद रखना है इलाहाबाद की संधि किसके टाइम पे, रॉबर्ट क्लाइव के टाइम में। श्वेत विद्रोह, व्हाइट जो रिवोल्ट जो हुआ था, याद रखिएगा कि इन लोग यहां पर दिया था दोहरा भत्ता बंद करने का विरोध में, क्योंकि इसी के टाइम में श्वेत का मतलब होता है व्हाइट रिवोल्ट, मतलब जो अंग्रेज लोग भारत पर एज अ उन लोग मिलिट्री के आर्मी में जो काम कर रहा था, इन लोग का दो भत्ते की बारे में बात कर रहा था, यूं समझ लें कि डबल सैलरी की जो बात कर रहे थे। तो उन लोगों ने क्या किया कि जो रॉबर्ट क्लाइव था दोहरा भत्ता को बंद किया, तो ये लोग उसके अगेंस्ट में हो गए। तो याद रखना है जो श्वेत विद्रोह है ये इंडियन आर्मी ने या फिर इंडियन जो मिलिट्री में था उन लोगों ने नहीं किया था, बल्कि अंग्रेज लोग ही जो सेना में थे उन्हीं लोगों द्वारा, अंग्रेजी सेना द्वारा भारत में ही किसके खिलाफ विद्रोह किया था, रॉबर्ट क्लाइव के खिलाफ किया था। और इसके बारे में और आपको ये मैं बता दूं, जब यह भारत से जब इंग्लैंड गया तो देखिए हमारे समाज में क्या होता है कि जब इंसान को किसी को पता चल जाता है कोई ने गलत तरीके से लोगों का हक मार करके, गरीबों का जो शोषण करके जो पैसा जो कमाते हैं, समाज में ज्यादा उसकी इज्जत नहीं रहती है। क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव पहला बंगाल के गवर्नर बने और साथ में इसने क्या किया कि यहां पर बहुत सारे धन इकट्ठा किया था, बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया था। इसके बारे में थोड़ा सा मैंने पढ़ा है और कई सारे इतिहासकारों का भी कहना है कि अपने टाइम पर बहुत ज्यादा पैसा कमाया। जब ज्यादा पैसा कमा के जब इंग्लैंड ये गए तो लोगों ने क्या किया कि लोगों को जानता था कि इसके पास पहले इतना पैसा नहीं था, तो इतना पैसा कहां से आया, तो समाज के लोगों ने उसको चिढ़ाना शुरू कर दिया कि तुमने दूसरों का पैसा हक मार करके लाए हो। क्योंकि जब और सब अंग्रेज जो ब्रिटेन में थे उन लोगों ने इसका क्या किया, मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। हालांकि इस पे कोई केस वगैरह थोड़ा बहुत चला था, याद रखिए कि इस पे भी केस चला था कि इसके पास पैसे कहां से आया, लेकिन ये बरी हो जाता है। लेकिन बरी होने के बाद खुद ये अपना सुसाइड कर लेता है, क्योंकि समाज में इसकी ज्यादा उतनी इज्जत नहीं रहती है। लोग इसका मजाक बहुत ज्यादा उड़ाने लगता है कि ये पैसे तुमने गलत ढंग से इंडिया से कमा के लाए हो। चलिए, ये सुसाइड कर लेता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। दूसरा जो बंगाल का जो गवर्नर रहता है वो रहता है हॉलवेल। ये 1760 में बनता है। याद रखिएगा ब्लैक होल का घटना या फिर इवेंट ऑफ ब्लैक होल जो कि कलकत्ता या फिर बंगाल में जो घटा था वो इन्हीं के टाइम में घटा था, क्योंकि 1756 20 जून 1756 को ये घटना घटता है। और इसी के बारे में ये जो ज्यादा एक्सप्लेनेशन दे पाते हैं, इसके बारे में ज्यादा बता पाते हैं, इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के इसको गवर्नर के रूप में नियुक्त कर लेता है। याद रखिएगा कि ब्लैक होल का घटना जो कब हुआ, 20 जून 1756 को हुआ। ये कहां हुआ था, बंगाल या फिर कलकत्ता में हुआ था। उस टाइम में जब ब्लैक होल का घटना या फिर इवेंट ऑफ ब्लैक होल का जब घटा था, उस टाइम में
बंगाल का गवर्नर कौन था? तो हॉलवेल था। इस बात को याद रखना है आपको। चलिए अब तीसरा हम लोग जो गवर्नर है उसके बारे में पढ़ते, वो है वनिस्टार्ट। वनिस्टार्ट जो है 1760 से लेकर कुछ ही महीना के लिए तक बनता है। 1760 से लेकर के 1765 तक 5 साल तक ये करता है, अपना टर्म में रहता है। याद रखिएगा बक्सर का युद्ध के टाइम पर ये गवर्नर रहता है मुनरो की, जबकि उसका क्या रहता है, लीडर के मतलब लीडरशिप या फिर जो बैटल ऑफ बक्सर को अंग्रेज की तरफ से मुनरो द्वारा क्या किया जाता है, उसे मार्च को संभाला जाता है। लेकिन वनिस्टार्ट जो है उस टाइम में बंगाल का गवर्नर रहता है, जिस टाइम में 1764 में याद रखेगा बैटल ऑफ बक्सर या फिर बक्सर का युद्ध छिड़ा था। बक्सर का युद्ध जिस टाइम पर छिड़ा था उस टाइम बंगाल का जो गवर्नर था वो कौन था? वनिस्टार्ट था। उसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं चौथे नंबर का गवर्नर, वो रहता है वेरेलस्ट। ये 1767 से लेकर के 1769 तक रहता है। 1767 से लेकर के 1769 तक ये बंगाल का गवर्नर के पोस्ट में रहता है। याद रखेगा, या फिर एक लंबे द्वैध शासन या फिर इन्हीं के ही टाइम में लॉन्ग डुअल जो गवर्नमेंट सिस्टम जो बंगाल में अपनाया गया था रॉबर्ट क्लाइव द्वारा, इसी के टाइम पर सबसे ज्यादा क्या होता है, डुअल सिस्टम चलता है। याद रखना है, इसमें ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ याद रखें सबसे ज्यादा डुअल गवर्नमेंट सिस्टम जो चला था वो वेरेलिस्ट के टाइम पर ही बंगाल में चला था। अब हम लोग देख लेते हैं पांचवा नंबर पे वो है कार्टियर। कार्टियर जो है 1769 से लेकर के 1772 तक ये क्या रहता है, अपने पोस्ट में विराजमान रहता है। याद रखिएगा बंगाल का अकाल या फिर फैमिन ऑफ बंगाल, आप सब जानते हैं इसके बारे में, क्योंकि इसमें लाखों की संख्या में लोग भूख के मारे अपने दम तोड़ दिए थे, लाखों की संख्या में था। इसीलिए फैमिन ऑफ बंगाल में जब हुआ था, कब हुआ था, 1770 में हुआ था। उस टाइम बंगाल का गवर्नर कौन था, वो था कार्टियर। याद रखें कार्टियर जो था बंगाल का गवर्नर था जिस टाइम में बंगाल में अकाल पड़ा था। अब छठा और आखिरी, क्या ये लास्ट बंगाल का गवर्नर है, उसका नाम रहता है वारेन हेस्टिंग। याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग 1772 से लेकर के 1774 तक ये अपने पोस्ट में विराजमान रहता है और द्वैध शासन या फिर द्वैध शासन का समाप्त या फिर डुअल गवर्नमेंट का अबोलिस्ट ये अपने ही टाइम पर कर लेता है। ये कहता है कि नहीं भैया, जो ताकत जो है हमारे पास है ना, क्योंकि यहाँ पे जो अकाल आने का भी एक कारण था, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन का ख्याल जो है वो नवाब रखता था, जो रेवेन्यू जो पैसे का लेन देन था वो ज्यादातर जो ये डुअल सिस्टम में जो गवर्नर के पास होता था, उसी वजह से ये कहीं न कहीं ये जाहिर सी बात है उसी के ही कारण हुआ था, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में लोगों को ध्यान रखने के लिए, प्रजा का ध्यान रखने के पास नवाब के पास उतना पैसे नहीं होता था। इसीलिए ये महाशय ने क्या किया, सारे ताकत कहता है कि अब हम बंगाल के जो नवाब है उसको हम ताकत नहीं देंगे, सारे ताकत हम अपने अंदर में ले लेंगे, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत क्या कर देता है, जो इसको डुअल गवर्नमेंट सिस्टम होता है, द्वैध शासन रहता है, ये किसके टाइम पर, वारेन हेस्टिंग के टाइम पर उसको समाप्त कर देता है, एबोलिश कर देता है। सिंगल पावर एक ही के आदमी के एक ही आदमी के पास रहेगा, वो रहेगा गवर्नर के पास। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आता है, उसमें डबल गवर्नमेंट सिस्टम को भी खत्म किया जाता है, साथ में गवर्नर का पोस्ट खत्म करके गवर्नर जनरल का पोस्ट लाया जाता है। याद रखिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल। याद रखिएगा टोटल इसमें 9 गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का टोटल 9 गवर्नर जनरल्स रहता है। जो आखिर में यहां पर गवर्नर रहता है वही पहला कौन रहता है, बंगाल का गवर्नर जनरल। याद रखना आपको वारेन हेस्टिंग्स जो कि 1772 से लेकर के 1785 तक ये अपना सीट पर विराजमान रहता है और अपने ही टाइम पर, याद रखिएगा जिस टाइम पर गवर्नर जनरल, जैसे कि जरा देख लीजिए कि ये रहा मैप, मैंने बता दिया, ये रहा बंगाल, ये रहा मद्रास, ये रहा मुंबई, क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्या मजबूत प्रोविंसेस उस टाइम पर हुआ करता था
और ये प्रोविंसेस जो है इसको जब यहां पर गवर्नर जनरल जब बना तो ये कहीं ना कहीं ये जो मद्रास और बॉम्बे जो प्रेसिडेंसी है लगभग बंगाल के कंट्रोल में आ गया था, क्योंकि यहीं से गवर्नर जनरल का पोस्ट का शुरुआत हुआ था। इसको याद रखना है, क्योंकि ये वाला कौन, मुंबई और साथ में मद्रास किसके, बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर में आ गया था। चलिए वारेन हेस्टिंग्स से जुड़ी हुई कुछ बातों को देख लेते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना और स्थापना या फिर फाउंडेड किया गया था 1784 में एशियाटिक सोसाइटी, जो कि विलियम जोन्स के द्वारा बंगाल में किसका, एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना हुआ था। तो इसका टाइम को ये याद रखना है कि ये एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना जब बंगाल में या फिर कलकत्ता में जब हुआ था 1784 में, उस टाइम का गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग था। कब हुआ, 1784 में हुआ। किसके द्वारा किया गया था, विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था इसकी स्थापना। चलिए और क्या होता है कि वारेन हेस्टिंग के टाइम पर ही ये जुडिशियल सिस्टम, जिसे हम न्यायिक सिस्टम कहते हैं, उसका इसके टाइम में अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया गया था, और साथ में जो रिवेन्यू रिफॉर्म्स किए गए थे, और साथ में इसने कुछ युद्ध भी लड़ा था। हम लोग उसके टाइम पर देख लेते हैं। याद रखिएगा यहां पर एक नंद कुमार था। नंद कुमार के क्या हुआ था कि नंद कुमार का जो वारेन हेस्टिंग पर उसने एक इल्जाम लगाया ये कि जो नवाब की जो वाइफ थी उनसे कुछ घूस वगैरह लिया गया था। तो याद रखिएगा जब ये बातें जब लोगों को पता जब चला तो क्या किया गया है कि जब वो घूस लिया था तो लेकिन वो वारेन हेस्टिंग अपने आप को बचाने के लिए क्या किया कि इसको झूठे केस में फंसा करके फांसी के फंदा तक पहुंचा दिया गया। क्योंकि इन्हीं के टाइम में हम लोग आगे देखेंगे, क्योंकि इसी के टाइम पर पहली बार भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, और उसका पहला जो चीफ जस्टिस जो होता है उनके क्लोज में रहता है वारेन हेस्टिंग का। वारेन हेस्टिंग के कहने पर जो चीफ जस्टिस होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ बंगाल का, उन्हीं के कहने पर ही नंद कुमार को फांसी दी जाती है। तो उन्हीं के टाइम पर एक चीज कहा जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यायिक हत्या या फिर जुडिशियल मर्डर या फिर जुडिशियरी मर्डर के भी नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा इसमें क्या एक फॉल्स केस या फिर झूठा मुकदमा चला करके इसको किसको, नंद कुमार को इसी के टाइम में फांसी दिया गया था। तो उन्हीं के क्रम में एक चीज कहा जाता है कि न्यायिक हत्या या फिर जुडिशियरी मर्डर के भी नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा प्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो होती है, कोर्ट कहां पर होता है, ये होता है आपका बंगाल में होता है। इन्हीं का सुप्रीम कोर्ट का जो पहला चीफ जस्टिस होता है उन्हीं के ही कहने पे इसको फांसी दी जाती है। चलिए उसको याद रखना है। याद रखिएगा कि इनसे जुड़ी हुई और बात यह है कि ये इम्पीचमेंट या फिर महाभियोग इन्हीं के खिलाफ चलाया गया था 1778 और 1795 तक बीच में। ये इंग्लैंड में किया गया था, भारत से जब गया तो इसको यह कह सकते हैं कि इसको दोषी माना गया था, क्योंकि इसने कई सारे गलत काम किए थे। जब ब्रिटेन के पार्लियामेंट में जब इसके खिलाफ जब केस चलने लगे तो बहुत लंबा टर्म तक चला था। यहां पर भी आप देख सकते हैं लगभग 7 साल तक चला था, लेकिन फिर बाद में इसे वहां से मतलब क्लीन चिट मिल जाता है, वहां से निर्दोष पाया जाता है। क्योंकि देखिए ऐसा था कि कुछ लोग जो बड़े बड़े पोस्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में जब कोई गलत काम करता था तो इंग्लैंड में उसकी थोड़ी बहुत खिंचाई जरूर होती थी। इस बात को याद रखना है। चलिए इनसे जुड़ी हुई जितने सवाल थे हमने बता दी। याद रखना है कि पहला जो सुप्रीम कोर्ट है कलकत्ता में स्थापना हुआ था। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसने कुछ चीजों को रिफॉर्म्स किए थे, जैसे राजस्व सुधार जिसे रिवेन्यू रिफॉर्म्स किए थे, क्योंकि बंगाल को जिलों में विभाजित या फिर डिवाइडेड बंगाल इंटू डिस्ट्रिक्ट्स इन्हीं के टाइम पर हुआ था, ताकि कि ये ज्यादा से ज्यादा जो रिवेन्यू या फिर ज्यादा से ज्यादा ये राजस्व इकट्ठा कर सके। इसीलिए बंगाल जो पूरा प्रेसिडेंसी था उसको बंगाल में डिस्ट्रिक्ट्स में तोड़ा इन्हीं के टाइम पर गया था। और जैसे वो डिस्ट्रिक्ट, जैसे आज के टाइम पर जो डिस्ट्रिक्ट्स जो डीएम लोग होते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स का मालिक होता है, वो जिलों का मालिक होता है, तो यहां पर भी जैसे हम लोग एक जिले के लिए एक डीएम होता है, उसी हिसाब से डिस्ट्रिक्ट्स के लिए वहां पे कलेक्टरों का नियुक्ति अपॉइंटेड ऑफ कलेक्टर्स को दिया गया, ताकि कि ज्यादा से ज्यादा रिवेन्यू या फिर राजस्व इकट्ठा करके इसको दिया जाएगा। हालांकि वहां पर बीट सिस्टम भी दिया गया था कि कैसे कैसे सबसे ज्यादा रिवेन्यू कलेक्ट की जाए। चलिए और साथ में इसने न्याय
न्यायिक सुधार या फिर जुडिशियल रिफॉर्म्स भी किया गया था किसके, वारेन हेस्टिंग द्वारा। जिला स्तर पर दीवानी और फौजदारी अदालतें शुरू की गई थी। याद रखिएगा, पहली बार दीवानी और फौजदारी अदालतें जो जिला लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो किया गया था, वो किसके टाइम पर गया था, वारेन हेस्टिंग के ही टाइम पर किया गया था। स्टार्टेड दीवानी एंड फौजदारी कोर्ट्स इन डिस्ट्रिक्ट लेवल। याद रखिएगा, जिला लेवल पे या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर दीवानी और फौजदारी जो अदालतें, ये कोर्ट्स थी, याद रखिएगा, ये अदालतें हैं, इन्हीं के ही टाइम पर शुरुआत किया गया था बंगाल में। याद रखिएगा, ये बंगाल में सब हुआ था। सदर दीवानी और निजामत, याद रखिएगा, सदर दीवानी और निजामत जो कोर्ट थी या फिर अपील अदालतें, ये याद रखिएगा, सदर दीवानी एंड निजामत अपील कोर्ट कलकत्ता में सबसे पहले इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। याद रखिएगा, जेनुटी कानूनों की संहिता या फिर कोड ऑफ जेंटू लॉज जो टाइटल था या शीर्षक था, इन्हीं के टाइम पर ही बना था। इसको आपसे पूछा जाए तो आपको यह बात याद रखना है, कोड ऑफ जेंटू लॉज किसके टाइम पर शुरुआत किया गया था, तो याद रख, वारेन हेस्टिंग के ही टाइम पर किया गया था। और हिंदू मुस्लिम लॉज को भी यहां पर किया गया, मतलब फिर से डिफाइन किया गया था, इन्हीं के ही टाइम पर हुआ था। और सभी चीज, लेकिन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखिएगा। अब इसका वॉर भी हुआ था, इसके टाइम पर कुछ युद्ध हुआ था जो कि कहीं ना कहीं आपसे छूट जाता है और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में इसका असर देखने को भी मिलता है। आपको हर एक पहलू को देखना, आपको पीटी किसी भी हाल में बीपीएससी का नहीं छूटना चाहिए, या फिर आप जिसका भी आप दे रहे हैं, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री जो है आधुनिक भारत सबका भाग है। युद्ध वारेन हेस्टिंग के टाइम पर कौन कौन सा हुआ था वो देखता है। रोहिल्ला वार जो इसी का टाइम हुआ था, 1774 में हुआ था। याद रखना है, रोहिल्ला का युद्ध जो हुआ था वारेन हेस्टिंग के टाइम पर हुआ था, ये 1774 में हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध या फिर प्रथम आंग्लो मराठा युद्ध या फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो हुआ था 1776 से लेकर के 1782 तक हुआ था, इन्हीं के टाइम में हुआ था। और द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध, याद रखना, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर जो है इसके टाइम पर हुआ था, जो कि 1780 से लेकर के 1784 तक हुआ था। याद रखिएगा, पहला जो आंग्लो मराठा युद्ध जो इसके टाइम पर हुआ था, और सेकेंड एंग्लो और मैसूर, मतलब एक तरफ से अंग्रेज दूसरा तरफ से मैसूर वालों की जो लड़ाई हुई थी, इन्हीं के टाइम पर हुई थी। याद रखिएगा। और एक इंपॉर्टेंट सवाल इसमें यह बनता है, गीता का सबसे पहली बार अंग्रेजी में ट्रांसलेशन जो इसी के ही टाइम पर हुआ था। सो गीता का प्रथम बार अंग्रेजी में अनुवाद, फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द गीता बाय चार्ल्स विल्किंस। याद रखिएगा कि चार्ल्स विल्किंस द्वारा गीता का सबसे पहला जो ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया गया था, किसके टाइम पर हुआ था, वारेन हेस्टिंग के ही टाइम पर हुआ था। और इनसे जुड़ी हुई जो अगला सो गाइस, हम एक दूसरे का अलविदा ये पर कहते हैं, क्योंकि हमारी मुलाकात है अगले वीडियो में होगी, क्योंकि और सब जो गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल का गवर्नर जो जनरल्स थे उसके बारे में और हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, अदरवाइज ये वीडियो लंबी हो जाएगी। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच।